देखो बेटा, हम मेरे द्वारा जो आपको वीडियो दिए गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन वीडियो के द्वारा आपको पढ़ाई करने में कुछ मदद मिल रही होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर किसी वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आता है या उसमें कुछ दिक्कत आपको होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या डायरेक्ट फ़ोन करके बतला सकते हैं कि सर मुझे दिक्कत हो रही है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था गॉस की प्रमेय, फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा था गॉस की प्रमेय, उस चैप्टर में हम आपको 2 टॉपिक पढ़ा चुके थे। पहला टॉपिक था क्षेत्रफल सदिश, दूसरा टॉपिक था घनकोण। आज हम उसी चैप्टर का तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और तीसरा टॉपिक है बेटा वैद्युत फ्लक्स। क्या है? वैद्युत फ्लक्स। ध्यान देना। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, अगर वैद्युत बल रेखाएं आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और समदूरस्थ हो, जैसे कि ये, तो ऐसी बल रेखाएं बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। ऐसी बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। क्लियर? देखो, इस स्थान पे हमने एक बल रेखाएं खींची हैं जो कि एक दूसरे के समांतर हैं और समदूरस्थ हैं, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को क्या करेंगी? प्रदर्शित करेंगी। वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक समतल पृष्ठ को रखा है। ये देखो, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक समतल पृष्ठ रखा है। इस समतल पृष्ठ में से होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। इस समतल पृष्ठ में से होकर बेटा क्या हो रही हैं? वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। गुजर रही कि नहीं गुजर रही? ध्यान देना। वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ या किसी पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की माप है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स उस तल में से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की क्या है? माप है। ध्यान देना। क्या बोला हमने? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स उस तल में से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की क्या है? माप है। यदि किसी तल में से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अधिकतम है तो उस तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा बेटा? अधिकतम होगा। और यदि किसी तल में से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या न्यूनतम है तो उस तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा? न्यूनतम होगा। क्लियर है? देखो बेटा, जैसे कि सपोज करो ये तल है, हमने इस तल को एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसा रखा। क्लियर? तो देखो, लगभग सारी की सारी बल रेखाएं इस तल में से होकर क्या हो रही? गुजर रही। तो इस तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? अधिकतम होगा। अगर हम इस तल को थोड़ा सा घुमा दें ऐसे, तो अब
ऊपर वाली बल रेखा और नीचे वाली बल रेखा इस तल में से होकर नहीं जाएगी, तो इस तल से संबंधित वैद्युत इस तल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो इससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम इस तल को इस तरीके से यहां रखें ऐसा, तो इस अवस्था में क्या है बेटा कि वैद्युत हमारा जो तल है वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो रखा है, लेकिन एक भी बल रेखा हमारे तल को क्या नहीं कर रही? स्पर्श नहीं कर रही, तल में से होकर नहीं गुजर रही, बल्कि बल रेखाएं तल को स्पर्श करती हुई तो जाएंगी, लेकिन कोई भी बल रेखा तल में से होकर नहीं गुजरेगी। तो इस अवस्था में हमारे तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। बोलो, क्लियर है आपको? अगर हम वैद्युत फ्लक्स को गणितीय रूप में व्यक्त करें, गणितीय रूप में, तो ध्यान देना वैद्युत फ्लक्स जो है वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखकर प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखकर क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत फ्लक्स फाई का मान काय के बराबर होता है? वैद्युत फ्लक्स फाई का मान वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स फाई का जो मान है वो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। जहां ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां ए क्या है? समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर? इसके अनुसार अगर हम परिभाषा बोले, हम लोग कैसे बोलेंगे? किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल A, इन दोनों के अदिश या डॉट गुणनफल के बराबर होता है। फिर से देखना, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है? फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखते समय बेटा ये ध्यान रखना कि वैद्युत क्षेत्र एक समान होना चाहिए, और जो आप पृष्ठ ले रहे हैं वो पृष्ठ समतल होना चाहिए। परिभाषा कैसे बोलेंगे? किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल A, इन दोनों के अदिश या डॉट गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा। बिल्कुल ऐसे ही बोलो, फाई बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू A cos थीटा। फाई बराबर अगर अपन खोलेंगे तो क्या खुलेगा बेटा? फाई बराबर खुलेगा E इंटू A cos थीटा। जहां E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A क्या है? समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमें ध्यान देना है बेटा थीटा पर, काय पर? थीटा पर ध्यान देना जरा। जैसे सपोज करो ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र, और एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये कोई समतल पृष्ठ रखा है। सपोज करो कि ये पृष्ठ है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमने रख दिया है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? जैसे कि ये पृष्ठ नहीं है, तो हमने इसको इस तरीके से ऐसे रख दिया है, ऐसा तिरछा। ठीक है? अब अगर हम अपने तिरछे पृष्ठ पर लंब डालें, इस पृष्ठ पर लंब क्या डलेगा?
इस पृष्ठ पे लंब ये आएगा, ये होगा इस पृष्ठ पे लंब, है कि नहीं? ये हो गया डाला गया लंब। देखो ये है समतल पृष्ठ, ये है समतल पृष्ठ पे डाला गया लंब, और ये है क्षेत्र की दिशा। तो ये डाले गए लंब और क्षेत्र की दिशा के बीच का क्या है? कोण है। ध्यान देना, समतल पृष्ठ पर डाले गए लंब और क्षेत्र की दिशा के बीच का क्या है? कोण है। क्या? थीटा। क्लियर है? इस सूत्र के हिसाब से अगर हम बोले तो क्या बोल सकते हैं? किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, किसी तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तल के क्षेत्रफल A और तल पर डाले गए लंब व क्षेत्र की दिशा के मध्य बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान देना बेटा, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल A और तल पर डाले गए लंब तथा क्षेत्र की दिशा के मध्य बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर हुआ क्या आपको? हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वैद्युत फ्लक्स जो है, वैद्युत फ्लक्स का मान 0 भी हो सकता है, वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक भी हो सकता है और वैद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। ध्यान देना, हमने आपको बताया कि वैद्युत फ्लक्स जो है फाई, उसका मान 0 भी हो सकता है, उसका मान धनात्मक भी हो सकता है, उसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है। क्लियर है क्या? सुनो, अब हम आपको स्थितियां क्लियर कर रहे हैं। आपको दोनों परिभाषाएं क्लियर है? ये जो है ये वैद्युत फ्लक्स का व्यापक सूत्र है। क्या है बेटा? व्यापक सूत्र है। इस सूत्र का उपयोग किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। ध्यान दो, पहली कंडीशन, जब तल क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, जब तल क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। हमारा जो तल है बेटा वो क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। क्लियर? हमारा जो तल है वो क्षेत्र की दिशा के कैसा है? लंबवत है। सबसे पहली बात, इस स्थिति में थीटा क्या होगा? देखो, जैसे सपोज करो ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब हमारा जो तल है वो क्षेत्र की दिशा के हमें लंबवत करना है। हमारा जो तल है बेटा वो क्षेत्र की दिशा की कैसे करना है? लंबवत। बोलो, यही कंडीशन बनेगी। बोलो, ये जो तल है हमारा वो क्षेत्र की दिशा के कैसे है? लंबवत। इस कंडीशन में अगर हम तल पे लंब डालें तो तल पे लंब ये डलेगा, है ना? तो डाले गए लंब और क्षेत्र की दिशा के बीच में कितने का कोण होगा? डाले गए लंब और क्षेत्र की दिशा के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। कितने का? 0 डिग्री का।
यानी कि इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। कितनी होगी बेटा? 0 डिग्री। ध्यान देना, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 का मान कितना होगा? cos 0 का मान होगा, cos 0 का मान कितना होगा? 1। हमें पता है फाई बराबर क्या होता है? E इंटू ए cos 0। cos 0 की वैल्यू लगेगी 1, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा? E इंटू ए आ जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आ गया? E इंटू ए। हमें पता है कि ये cos में अधिकतम मान है, cos 0 का जो मान है 1 वो अधिकतम वैल्यू है। इस अवस्था में तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान भी कैसा होगा? अधिकतम होगा। कैसा होगा बेटा? अधिकतम होगा। ध्यान देना, क्लियर है? दूसरी कंडीशन, जब तल क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, जब तल क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, ध्यान देना, हमारा तल हम क्षेत्र की दिशा के समांतर रख रहे हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा समतल पृष्ठ है या तल है, अब क्षेत्र की दिशा के समांतर रखना है, मतलब ये। क्लियर? तो इस कंडीशन में बेटा लंब कैसे डलेगा? इस कंडीशन में लंब ये डलेगा ऊपर, है ना? डाला गया लंब ये है और क्षेत्र की दिशा है। बोलो, डाले गए लंब और क्षेत्र की दिशा के बीच में कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि इस कंडीशन में बेटा थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। 90। हमें पता है कि cos 90 का मान कितना होता है? 0। अगर cos 90 का मान 0 है तो फाई बराबर E इंटू ए cos 90 हो जाएगा। cos 90 का मान हम लोग 0 रखेंगे तो फाई बराबर कितना आएगा? E इंटू ए, इसका मान 0 रखा तो फाई बराबर कितना आएगा? 0 है। यानी कि इस अवस्था में वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो गया। अगर हम तल को वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस तरीके से व्यवस्थित करें कि थीटा की जो वैल्यू है वो मोर देन 90 हो, अगर हम तल को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में हमें पता है कि cos थीटा की वैल्यू कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। तो जब cos थीटा की वैल्यू ऋणात्मक होगी तो वैद्युत फ्लक्स का मान भी कैसा आएगा बेटा? ऋणात्मक आएगा। ध्यान देना, अगर हम अपने तल को वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस तरीके से व्यवस्थित करें कि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? जो भी आएगी वो ऋणात्मक होगी। फिर cos फाई का मान भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। बोलो, आपको ये चीज समझ में आई? तो हम आपको बता चुके वैद्युत फ्लक्स के बारे में, वैद्युत फ्लक्स की स्थितियों के बारे में। अब जरा एक चीज पर और ध्यान देना, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र निकला फाई बराबर E इंटू ए। फाई बराबर सूत्र क्या है बेटा? E इंटू ए। ये वैद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान है। ये कब होता है? जब हमारा तल क्षेत्र की दिशा के कैसे हो? लंबवत हो, उस कंडीशन में होता है। इस सूत्र से हम लोग वैद्युत फ्लक्स के मात्रक और वैद्युत फ्लक्स की विमाग की भी गणना कर सकते हैं। अगर हम फाई का मात्रक निकालें, फाई का अगर हम मात्रक निकालें, भैया फाई का मात्रक निकालने के लिए हमें पहले ई का मात्रक चाहिए और फिर हमें ए का मात्रक चाहिए। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर 2 सूत्र होते हैं, F अपॉन में Q और E बराबर होता है V अपॉन में D। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 सूत्र हैं, एक तो है E बराबर F अपॉन में Q
दूसरा है E बराबर V अपॉन में D। इसमें आओ, F का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। Q का मात्रक क्या होगा? कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। E बराबर V अपॉन D की बात करें, V क्या है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। D क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। आओ पहले इस मात्रक को रखें, भैया E का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या निकला? न्यूटन प्रति कूलम। तो यहां हमने रख दिया न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर? इनटू ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक सभी को पता है क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो फाई का मात्रक कितना आ गया? फाई का जो मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बोलो क्लियर है? अगर हम इस वाले सूत्र को लेके चले, फिर फाई का मात्रक बनाए, तो फाई का मात्रक क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर इंटू में क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, तो फाई का मात्रक आ जाएगा बेटा वोल्ट इंटू मीटर। ये किसका मात्रक हो गया? वैद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक हो गया। तो वैद्युत फ्लक्स फाई के दो मात्रक होगा बेटा, एक तो है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और दूसरा है वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर? अब अगर हम फाई की विमा बताएं, क्या? फाई की विमा, वैद्युत फ्लक्स फाई की विमा। ध्यान देना, फाई बराबर सूत्र क्या है? फाई बराबर सूत्र है बेटा E इंटू ए। ये वैद्युत फ्लक्स फाई का सूत्र है। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर सूत्र है E इंटू ए। अब हमें फाई की विमा चाहिए, फाई की विमा चाहिए, विमा। बेटा इस सूत्र से पहले अपन, अगर फाई की विमा चाहिए तो पहले हमें E की विमा चाहिए, फिर हमें A की विमा चाहिए। तो पहले अपन E की विमा निकाल लें। E का सूत्र है ये, F क्या है? बल। बल की विमा बोलो mLT माइनस में 2। mLT माइनस में 2। Q क्या है? आवेश। आवेश की विमा बोलो, आवेश की विमा है बेटा AT। क्या है? AT। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो m ज्यों का त्यों रहेगा, L ज्यों का त्यों रहेगा, T जब ऊपर जाएगा तो T की पावर माइनस के 3 और A की पावर माइनस के 1, ये हो जाएगा। तो इसकी विमा कितनी हो गई? mLT माइनस 3 A माइनस में 1। तो कैपिटल E की विमा आएगी mLT माइनस 3 A माइनस में 1। ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की विमा सबको पता है L स्क्वायर होती है। बोलो बेटा फाई की विमा कितनी आ गई? mL3 T माइनस 3 A माइनस 1। mL3 T माइनस 3 A माइनस 1। वैद्युत फ्लक्स फाई की विमा हो गई। आपको अगर बताएं MKSA पद्धति में फाई का मात्रक अगर हम लोग लिखें, MKSA पद्धति में फाई का मात्रक, तो विमा को देख के लिख सकते हो। M द्रव्यमान का सिंबल है, MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा। L लंबाई का सिंबल है, लंबाई का मात्रक मीटर होगा। T समय का सिंबल है,
समय का मात्रक सेकंड होगा। एक वैद्युत धारा का सिंबल है, इसका मात्रक एम्पियर होगा। किलो एम पे कोई पावर नहीं है तो किलोग्राम पे कोई पावर नहीं आएगी। एल पे 3 की पावर है तो मीटर पे 3 की पावर आएगी। पी पर -3 की पावर है तो पी पर -3 की पावर आएगी। इस पर -1 की पावर आएगी। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट अगली चीज भैया याद रखना कि वैद्युत फ्लक्स एक ऐसी राशि है, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स एक ऐसी राशि है बेटा, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्लियर है क्या आपको? हो जाएगा ठीक। अब जरा ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी विशेष कंडीशन की। अभी जो हमने आपको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताई उसमें हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया था और वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ जो पृष्ठ था वह समतल पृष्ठ था। यानी कि अभी हमने समतल पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स की गणना की थी। सपोज करो कि हमारा वैद्युत क्षेत्र या तो असमान है, ठीक है, या जो पृष्ठ है वो समतल न होकर किसी भी विशेष आकृति का है। मतलब हमारा जो पृष्ठ है वो समतल नहीं है, वो आड़ा टेढ़ा किसी भी आकृति का है। इस कंडीशन में है ये सपोज करो। अब यदि हम आपसे बोले कि आप हमें इस पृष्ठ, आप हमें वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स के मान की गणना करके बताओ। क्लियर है? तो हम इस अवस्था में क्या करेंगे कि हमारा जो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ, इस पूरे पृष्ठ को हम बेटा अति सूक्ष्म छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ मान लेंगे। इस कंडीशन में हम पूरे पृष्ठ को अति सूक्ष्म छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ मान लेंगे। क्लियर? बेटा ये जो आपने अति सूक्ष्म पृष्ठ चुना है, ये जो अति सूक्ष्म पृष्ठ आपने चुना है, ये अति सूक्ष्म पृष्ठ बेटा समतल पृष्ठ के ही तुल्य होगा। ये जो आपने अति सूक्ष्म पृष्ठ चुना है तो ये समतल पृष्ठ के ही क्या होगा? तुल्य होगा। आइडियल होगा, समतल पृष्ठ के तुल्य होगा। क्लियर है? अब अगर हम आपसे बोले कि आप हमें किसी एक अति सूक्ष्म पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स बताओ, इस अति सूक्ष्म पृष्ठ को हम बेटा वेक्टर डीए से लिखेंगे। ठीक है? हमने आपसे बोला कि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो या तो असमान होगा या एक समान है सपोज करो, लेकिन उसके अंदर जो पृष्ठ रखा हुआ है वो आड़ा टेढ़ा किसी भी आकृति का हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है। तो इस अवस्था में वैद्युत फ्लक्स के मान की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उस पृष्ठ को अति सूक्ष्म छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ मानेंगे। चुना गया जो प्रत्येक अति सूक्ष्म पृष्ठ है वह बेटा एक समतल पृष्ठ के ही क्या होगा? तुल्य होगा। क्लियर? और अगर ये समतल पृष्ठ के तुल्य है तो किसी एक अति सूक्ष्म पृष्ठ से संबंधित अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालें डी फाई ई, इसका मान वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। डी फाई ई का मान वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी के गुणनफल के बराबर होगा। अगर हम उसके समीप में स्थित किसी दूसरे अति सूक्ष्म पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स निकालें तो उससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान भी कितना आएगा? डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी आएगा। उसके बगल में एक और छोटा सा अति सूक्ष्म पृष्ठ है, इससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स के मान को आप निकालें, डी फाई ई बराबर क्या आएगा? ई डॉट ए आएगा, डी आएगा। इसी प्रकार हम पूरे पृष्ठ को अति सूक्ष्म छोटे छोटे
क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ मानेंगे और सभी से संबंधित अगर आप वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे तो वो लगभग कितना ही आएगा। अब हमें पूरे पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स चाहिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित पूरे पृष्ठ से संबंधित हमें कुल वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई का जो मान है वह पृष्ठ समाकलन डी फाई ई के मान के बराबर होगा। कुल वैद्युत फ्लक्स का जो मान है फाई ई का मान वह पृष्ठ समाकलन, बेटा ये साइन जो है वो पृष्ठ समाकलन का है, इसका मतलब इन सभी का योग हो जाएगा। पृष्ठ समाकलन डी फाई ई के मान के क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर अपन इसमें वैल्यू रखें, डी फाई ई की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ये होगा पूरे पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान। बोलो क्लियर हुआ क्या आपको? यदि बेटा वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ जो पृष्ठ है वह गोलीय आकृति का हो, क्या बोल रहे हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ जो पृष्ठ है वह कैसा हो बेटा, गोलीय आकृति का हो। अगर गोलीय आकृति का है तो हम पूरे पृष्ठ को इसी प्रकार के अति सूक्ष्म क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ मानेंगे। यदि बेटा वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ जो पृष्ठ है वह कैसा हो, गोलीय आकृति का हो, तो उस कंडीशन में भी हम पूरे पृष्ठ को अति सूक्ष्म छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ क्या करेंगे, मानेंगे। और अगर हम पूरे पृष्ठ को अति सूक्ष्म क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ मानेंगे तो चुना गया जो अति सूक्ष्म क्षेत्रफल है वह काय के तुल्य होगा, वह एक समतल पृष्ठ के ही तुल्य होगा। और इस अवस्था में अगर हम वैद्युत फ्लक्स की गणना निकालेंगे तो किसी एक अति सूक्ष्म पृष्ठ या अति सूक्ष्म समतल पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई का मान वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी के ही बराबर होगा। पूरे पृष्ठ को आपने इसी प्रकार के अति सूक्ष्म क्षेत्रफलों से मिलकर बना माना है तो सभी से संबंधित वैद्युत फ्लक्स लगभग इतना ही आएगा। तब पूरे गॉसियन पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान फिर से। अब यहां पर हम गोलीय पृष्ठ का पृष्ठ समाकलन यूज करेंगे। ये जो सिंबल है ये केवल पृष्ठ समाकलन, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन, यह है गोलीय पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन, इसका यूज करेंगे इंटू में डी फाई ई। तो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान गोलीय पृष्ठ के पृष्ठ समाकलन इंटू में डी फाई ई के मान की क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल टू गोलीय पृष्ठ का पृष्ठ समाकलन वेक्टर में ई डॉट वेक्टर में डी। बोलो क्लियर हुआ क्या? ये है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार, किसी भी आकृति के वैद्युत फ्लक्स के पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स के मान की गणना। क्लियर हुआ क्या बेटा? अब एक बात आपको और बतानी थी कि जैसे सपोज करो हमने आपके सामने कुछ बल रेखाएं खींची है, क्लियर? अब हमने एक गोलीय पृष्ठ खींचा है, सपोज करो कि ये गोलीय पृष्ठ है। अब हम इस स्थान पे कुछ बल रेखाएं भी खींच रहे हैं। ये इस स्थान पे क्या है, कुछ बल रेखाएं हैं, क्लियर है बेटा? सबसे पहली चीज ये जो बल रेखाएं हैं बेटा वो असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। कैसे वैद्युत क्षेत्र को असमान? क्योंकि ये बल रेखाएं आगे जाने पर क्या हो रही, फैल रही,
ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। क्लियर? ध्यान से देखो, ये जो हमने गोलीय पृष्ठ रखा हुआ है, गोलीय पृष्ठ, क्लियर है? तो यहां से बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं, यहां से बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं, और यहां से बल रेखाएं पृष्ठ से क्या हो रही हैं? बाहर निकल रही हैं। क्या हो रही है बेटा? बाहर निकल रही है। बोलो, क्लियर है? ध्यान रखना, बाहर की ओर निकल रही बल रेखाओं के कारण पृष्ठ से संबंधित जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है। बाहर निकल रही वैद्युत बल रेखाओं के कारण पृष्ठ से संबंधित जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह धनात्मक प्रकृति का होता है। क्लियर? और प्रवेश कर रही बल रेखाओं के कारण उससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स बेटा ऋणात्मक प्रकृति का होता है। पहले तो आप इस बात को क्लियर कर लो। यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में से बाहर की ओर निकल रही हैं, कहां की ओर बेटा? बाहर की ओर निकल रही हैं, बंद पृष्ठ में से, तो उनसे संबंधित वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? धनात्मक। और अगर वैद्युत बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ में क्या हो रही हैं? प्रवेश कर रही हैं, तो उससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? ऋणात्मक। क्लियर है? एक बात तो ध्यान दो, आपने हमें पहले बताया था कि वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल में से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की क्या है? माप है। देखो बेटा, चार बल रेखाएं तल के अंदर प्रवेश कर रही हैं और चार बल रेखाएं ही तल में से बाहर निकल रही हैं। यानी कि प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के क्या है? बराबर है। इसी वजह से प्रवेश करने वाली बल रेखाओं के कारण जितना वैद्युत फ्लक्स होगा उतना ही वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलने वाली बल रेखाओं के कारण होगा। अगर हम इस अवस्था में गोलीय पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स मांगे, अगर हम इस अवस्था में बेटा गोलीय पृष्ठ से संबंधित क्या मांगे? कुल वैद्युत फ्लक्स मांगे, तो इसकी वैल्यू -k∅ और +k∅ दोनों के योग के बराबर होगी, और कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा? 0 है। इस अवस्था में बेटा कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा? 0 आएगा। बोलो, क्लियर है क्या? हो जाएगा। ये आपका एक टॉपिक था, वैद्युत फ्लक्स। ओके, आप इसको अच्छे से पढ़ना। अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताना, ठीक है? ओके।